So this is third lecture of the chapter atom for class 12 physics. So yesterday we have discussed about some postulate of Bohr's model. So based on energy, we have to draw energy level diagram. Okay, for hydrogen atom जो पहला ऑर्बिट है उसका एनर्जी कितना है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड कितना है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड कितना है हाइड्रोजन एटम के लिए -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लास्ट में कितना है फोर्थ में कितना है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब फिफ्थ का भी निकाल सकते हो, सिक्स का भी निकाल सकते हो। फॉर्मूला कितना है, फॉर्मूला क्या है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू आपका -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन एटम के लिए Z कितना है 1 है। फिर n का वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1 होगा, सेकंड के लिए 2, 3, 4 ऐसे करके बढ़ते जाएगा। तो हम लोग एनर्जी डायग्राम बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये है आपका ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्बिटल n = 1। ओके, ये हो गया आपका सेकंड n = 2, ये हो गया n = 3। ऐसा लिखते हैं n = 2, n = 1, n = 3, n = 4, ऐसा n = 5 ऐसा लिख सकते हैं। सो n जब 1 है उसका एनर्जी कितना है -13.6। सेकंड में कितना है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा करके। मान लेते n आपका इनफाइनाइट है, n का वैल्यू इनफाइनाइट है, तो आपको एनर्जी कितना होगा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो n का वैल्यू इनफाइनाइट जब होगा, आप देखो n का वैल्यू इनफाइनाइट होगा, टोटल एनर्जी क्या होगा 0 होगा। तो टोटल एनर्जी अगर 0 होगा तो देन वी कैन से इलेक्ट्रॉन आर फ्री। इलेक्ट्रॉन क्या है आपका फ्री है, ऑर्बिटल से फ्री बाहर निकल चुका है। तो आप ध्यान से देखना कि फर्स्ट ऑर्बिटल से, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे डिफिकल्ट होगा। वी हैव टू गिव +13.6, बार बार बोल चुका हूं सर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड से निकालने के लिए थोड़ा आसान होगा, वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन एटम। थर्ड से निकालने और थोड़ा आसान होगा, फोर्थ से और आसान होगा। एनर्जी गैप क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। एनर्जी गैप क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। ओके, तो नेक्स्ट जो लास्ट पोस्टुलेट है, दैट इज व्हाइल रिवॉल्विंग इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन मे emit radiation which is called photon of a specific wavelength and falls to a lower energy level. The energy of such photon is always equal to the difference in the two energy level. ठीक है, तो मेनली क्या है कि जैसे आपका मैं फिर से डायग्राम बनाता हूँ। जैसे आपका यहाँ पे n = 1 है, दिस इज n = 2, दिस इज n = 3, दिस इज n = 4, मान लो दिस इज n = 5। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में आता है तो क्या होता है, एनर्जी रेडिएट होगा क्योंकि नीचे लोअर एनर्जी है, ऊपर में हायर एनर्जी है। तो कितना रेडिएट होगा वो डिपेंड करेगा कि दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस कितना है। एनर्जी डिफरेंस E = n2 - n1। जरूरी नहीं है, देखो जरूरी नहीं है सेकंड से फर्स्ट में आएगा, ठीक है, मैं आता हूं उसमें। तो इसमें हम लोग E = क्या लिख सकते हैं, HF क्या था एनर्जी का, यहाँ पे फॉर्मूला क्या था आपका, था आपका 13.6 Z²/n² लिख देते, माइनस प्लस 13.6 Z²/n²। ओके, तो इसमें लिख सकते हैं hc/λ। एफ का जगह क्या लिख सकते हैं c/λ। ये सब पहले भी हम लोग बहुत सीख चुके, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो 13.6 Z² को भी कॉमन ले लिया, Z²
जेड स्क्वायर मतलब हम लोग हाइड्रोजन एटम के लिए लिखेंगे तो n=z=1 हम लोग मान ही लेते हैं z=1। तो 13.6 माइनस कॉमन लेने से क्या होगा 1/n1² माइनस 1/n2²। वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम के लिए z का वैल्यू 1 मान लिया कंफ्यूज नहीं होने के लिए। तो इस केस में 1/λ इज इक्वल टू क्या होगा आपका 13.6/8c 1/n1² माइनस 1/n2²। तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में अगर जंप करता है ना तो कितना एनर्जी का फोटोन का एनर्जी जो रेडिएट होगा उस फोटोन का एनर्जी कितना है, वेवलेंथ कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना है, वी कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो इसमें एक लाइन और लिखता हूँ 1/λ इज इक्वल टू इस वैल्यू हम लोग रेड पर कांस्टेंट बोलेंगे बिकॉज h इज आल्सो कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है। तो क्या होगा 1/n1² माइनस 1/n2²। ओके, सो देखो अगर मान लेते हैं कि सेकंड से अगर फास्ट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो एनर्जी एक फिक्स अमाउंट में आपको फिक्स अमाउंट में रेडिएट होगा, वो क्या होगा 10.2 होगा, क्योंकि यहाँ पे 13 पॉइंट इसमें कितना है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें कितना है माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोनों में डिफरेंस अब निकाल लो 10.2 का आसपास आएगा, दिस इज माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो फर्स्ट से सेकंड आएगा तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट होगा। किसने रेडिएट करेगा फोटोन है, फोटोन मतलब ये रेडिएशन एनर्जी। सो यहाँ से यहाँ जंप करने से आपको कितना वेवलेंथ होगा निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी कितना होगा निकाल सकते हो, रेडिएटेड इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होगा, फ्रीक्वेंसी कितना होगा, वेवलेंथ कितना होगा। हाँ, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट में, थर्ड से आपको या तो फर्स्ट में आ सकता है या तो थर्ड से क्या हो सकता है सेकंड में आ सकता है। दो टाइप का एनर्जी का रेडिएशन हो सकता है, एक होगा -1.5 और 13.6 का बीच में डिफरेंसेस, एक होगा आपको 1.5 माइनस 1.5 एंड 3.4 का बीच में डिफरेंसेस। फिर फोर्थ से कितना सारा पॉसिबिलिटीज है, या तो फर्स्ट में आ सकता है, या तो आपका सेकंड में आ सकता है, या तो आपका क्या आ सकता है थर्ड में आ सकता है। ओके, फोर्थ से, फिर फिफ्थ से आपको फर्स्ट में आ सकता है, सेकंड में आ सकता है, थर्ड में आ सकता है, फोर्थ में आ सकता है। लेकिन जो भी हो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रेडिएट होगा, फिक्स्ड अमाउंट, उससे कम नहीं उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि पहला ऑर्बिटल से सेकंड ऑर्बिटल से फर्स्ट में आएगा ना, बीच में ये बीच में नहीं आ सकते उतना अमाउंट ऑफ, मतलब जैसे मान लो यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन तो उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट नहीं होगा, फिक्स अमाउंट में ही होगा। तो इसी से हम लोग स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं होता है, क्योंकि फिक्स बोर्स का हिसाब से क्या था, सॉरी रदरफोर्ड के हिसाब से क्या था, लाइन कुछ भी हो सकता है, कई वेव से भी कहीं भी जा सकते हैं, मतलब फ्रैक्शन में भी एनर्जी रेडिएट हो सकता है। तो उसमें क्या होगा, हर एक कलर का वेवलेंथ मिलेगा, लेकिन नहीं यहाँ पे स्पेसिफिक वेवलेंथ मिलेगा जिसका आपका एनर्जी क्या है फिक्स्ड है, वेवलेंथ फिक्स्ड है, फ्रीक्वेंसी क्या है फिक्स्ड है। तो ये पार्ट आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस ड्रॉबैक्स इन बोर्स मॉडल। ये फाइनल बोर्ड एग्जाम में आता है फिजिक्स का। इट स्टैंड ट्रू फॉर ओनली हाइड्रोजन एटम और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस लाइक हीलियम प्लस, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, लिथियम प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन होगा, बेरिलियम प्लस 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 एक इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब स्पेसिस में सिर्फ एक एटम एक इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, उसी को वो एक्सप्लेन कर पाएगा। नेक्स्ट, इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसिस। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन एटम के लिए स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेन कर पाया था, मल्टी इलेक्ट्रॉन जैसे सोडियम हो गया, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है उसके लिए स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ओके, जैसे हाइड्रोजन एटम पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर भी जंप कर सकते हैं, नीचे जंप करके भी नीचे भी आएगा, लेकिन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होगा तो कहाँ कैसे जंप करेगा उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। नेक्स्ट, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वायलेटिंग डी ब्रोगलीस हाइपोथेसिस, है ना। तो उसने बताया फिक्स पाथ में घूमता है, तो वेव नेचर के बारे में तो बोर्स ने नहीं बताया था। बोर्स ने क्या बताया था, सिर्फ पार्टिकल नेचर के बारे में एक्सप्लेन करा था। तो नेक्स्ट है आपका एक वायलेट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग क्या बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन का पोजीशन निकाले तो उसमें एरर होगा डेल्टा एक्स, अगर मोमेंटम निकाले उसमें एरर होगा डेल्टा पी।
ओके, इसका मतलब है मोमेंटम एंड पोजीशन अगर निकालते वक्त दोनों में एरर होना ही है, और दोनों एरर का मल्टीप्लिकेशन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई होता है। तो एरर तो होना ही है, और एरर का मिनिमम वैल्यू इतना है, मिनिमम वैल्यू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी मिनिमम वैल्यू h/4 पाई हो गए मतलब। ओके, सो इसका मतलब है, लेकिन बोर्ड्स ने तो आपको क्या बता दिया, रेडियस का इक्वेशन दे दिया था, है ना। रेडियस का इक्वेशन था 0.53, मैं शॉर्टकट फॉर्मूला में लिखा हूँ z²/n आर्मस्ट्रॉन्ग। सेकंड आपको n/z, n²/z। ओके, सो रेडियस अगर फिक्स है तो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन भी क्या होगा, फिक्स्ड होगा। तो डेल्टा एक्स होना ही नहीं था, एरर होगा ही नहीं। फिर उसने वेलोसिटी का भी इक्वेशन दे दिया, v इक्वल टू क्या होगा 2.18 इंटू 10⁶ z/n, ओके, मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब मोमेंटम कितना होगा, p इक्वल टू कितना होगा 2.18 इंटू 10⁶ इंटू z इंटू m/n मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब वो वेलोसिटी का फिक्स इक्वेशन दिया, तो मोमेंटम भी फिक्स बताया। इसका मतलब फिक्स पाथ में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है उसका मोमेंटम भी फिक्स है, रेडियस भी फिक्स है। इसका मतलब पोजीशन भी मेजर करते वक्त कोई गलती नहीं होना चाहिए, मोमेंटम भी फिक्स मिलना चाहिए, कोई एरर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है बोर्ड्स मॉडल आपको जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसको वायलेट किया है। बाद में बोर्ड्स मॉडल का बाद में ये आया हुआ है, आपका किसका मॉडल आया हुआ है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया हुआ है। बोर्ड्स मॉडल का मॉडिफिकेशन यानी करेक्शन ही है ये दो मॉडल में, दो प्रिंसिपल, वन इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और एक है डी ब्रोगलीस वेव इक्वेशन। नेक्स्ट एक लाइन होगा, ये लाइन आपको अभी अच्छे समझ में नहीं आएगा, तभी इसको अभी याद रखना, बाद में किसी टॉपिक में आएगा ये। इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब बोर्ड्स मॉडल ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि लाइंस जो है, जो फोटोन है वो स्प्लिट होता है, स्प्लिट होता है, डेविएट होता है इसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में रखने से। सो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से स्प्लिट होता है, उसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट, और मैग्नेटिक फील्ड रखने से जो स्प्लिट होगा दैट इज कॉल्ड जीमान इफेक्ट। इसको याद रखना, बोर्ड में कभी पूछता है जीमान इफेक्ट क्या होता है। जीमान इफेक्ट 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। जो स्पेक्ट्रल लाइन से वो अगर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके स्प्लिट होगा, दैट इज कॉल्ड जीमान इफेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड रखने से, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से स्प्लिट होगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, स्टार्क इफेक्ट। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ व्हाट बोर्ड्स मॉडल। ओके, तो इसमें थोड़ा बहुत हम लोग स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ना है, इमिशन स्पेक्ट्रम एंड एडजस्टेड स्पेक्ट्रम। तो ज़्यादा डिटेल्स नहीं है बुक में, लेकिन मैं कोशिश करूंगा थोड़ा डिटेल्स बताने के लिए, एंट्रेंस वगैरह में फायदा होने के लिए। देन विल स्टार्ट न्यूक्लियस। अभी फिजिक्स में ऑलमोस्ट हम लोग नियरेस्ट टू द क्लोजेस्ट ऑफ सिलेबस, तो जितना हो सके प्रैक्टिस करो। फिजिक्स ही मेन है 12 में। फिजिक्स में अगर थोड़ा कमांड आ जाएगा देन आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा आएगा, ठीक है। केमिस्ट्री में ज़्यादा दिन नहीं लगता है, लास्ट मोमेंट में भी केमिस्ट्री हो जाता है, लेकिन फिजिक्स में ही टाइम लगता है। फिजिक्स में एक दिन में डेवलप करने वाला चीज़ नहीं है, इसमें फीलिंग्स चाहिए। आपको प्रैक्टिस करोगे तभी फीलिंग्स आएगा, लेकिन इसका कोई लिमिट नहीं है। आप कभी भी नहीं बोल सकते आपका 100% क्लियर है, नहीं। स्टिल आई एम लर्निंग, 15-16 ईयर्स एक्सपीरियंस के बावजूद भी नया नया चीज लर्न कर रहे हैं। ओके, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक है, जैसे वेव ऑप्टिक्स हो गया। वेव ऑप्टिक्स में अभी तक 100% साइंटिस्ट से क्लियर नहीं कर पाया था एग्जैक्ट जो लाइट है उसका नेचर के बारे में। कोई कोई पार्टिकल नेचर साइंटिस्ट ने दिया है, किसी ने वेव नेचर दिया है, तो 100% अभी भी वो बहुत सारा चीज प्रूफ नहीं हुआ है। तो ये सब चीज़ का अभी भी डेवलपमेंट होना बाकी है। तो मेनली कोई भी नहीं बोल सकते मेरा 100% कॉन्सेप्ट क्लियर है, ओके। लेकिन एक लेवल में आना है, ठीक है। आपको फील हो जाएगा कि नहीं अभी भी ये सब पार्ट में तो मेरा पूरा नॉलेज हो गया, ओके फाइन।